हे गाइज, वेलकम टू अपनी पाठशाला। आज हम इस वीडियो में वर्ग दसम के बुक इतिहास की दुनिया भाग 2 का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास के बेहद ही महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम देखेंगे और हर प्रश्न को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे कि आपको वीडियो देखते हुए ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। और यह सभी जो प्रश्न है निश्चित रूप से आपके आगामी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए देर किए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसका पहला प्रश्न है, इटली जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महादेशों की संख्या 7 है और यहाँ मैं मानचित्र पे आपको मैं दिखाऊं तो ये 7 महादेश हैं, जिसमें एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है यानी उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और सबसे नीचे के तरफ अंटार्कटिका है। यानी ये 7 महादेश हैं। और ये प्रश्न जो पूछ रहा है, प्रश्न क्या पूछा कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं यूरोप के अंतर्गत। ये जो हमारा यूरोप है इसमें बहुत ही कुछ यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण देशों के मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। ये सारे देश जो है ना ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूरोप। ये 7 कंटिनेंट आप याद रखेंगे। क्या फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए ये एशिया है जिसमें हम लोग हैं, भारत देश है, चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है। यूरोप में जिसमें इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। नॉर्थ अमेरिका जिसमें यूएसए है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा। साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे है अफ्रीका और इधर है ऑस्ट्रेलिया इधर, और सबसे नीचे अंटार्कटिका। ये 7 महादेश हैं। 7 महादेश के नाम आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये जो घटना है ये है फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी और इसी क्रांति से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म होता है और विश्व स्तर पर ये राष्ट्रवाद की भावना की अवधारणा का जन्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस की क्रांति 1779। थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ राष्ट्रवाद के बारे में। तो राष्ट्रवाद जो है ना यह लोगों का एक समूह इतिहास है जो परंपरा, भाषा, जातीयता, जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है। ये राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति है वो फ्रांस से हुई थी और वो फ्रांस की क्रांति से 1789 से शुरू हुई थी। तो फ्रांस वह देश था जहां राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस की राजनीति, संविधान में कई बदलाव हुए। सन 1989 में सत्ता राजतंत्र से प्रजातांत्रिक संस्था के हाथों में चली गई। इस प्रजातांत्रिक संस्था का गठन नागरिकों द्वारा हुआ था। इस घटना से लोगों को लगने लगा कि आगे से फ्रांस के लोग अपने देश का भविष्य तय करेंगे, जिससे ये पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी और राजतंत्र से प्रजातंत्र की ओर पूरा विश्व आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो इसका ये सबसे बड़ा परिणाम हुआ कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। और इसको थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करेंगे। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद की एक लहर चली। कब से? वो फ्रांस की क्रांति के बाद, जिसने यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया। जैसे जर्मनी, इटली, रोमानिया आदि नवनिर्मित देश कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर, यानी छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य जो थे ना उसको मिला के एक बड़े राष्ट्र का निर्माण हुआ, बड़े देश का निर्माण हुआ, जिसमें जर्मनी, इटली, रोमानिया थे, ठीक ना, जिनकी राष्ट्रीय पहचान समान थी। यूनान, पोलैंड, बल्गारिया आदि स्वतंत्र होकर एक राष्ट्र का निर्माण हो गया, राष्ट्र बन गए, ठीक ना। तो ये सब फ्रांस की क्रांति के बाद ही संभव हो पाया। तो अगला प्रश्न है 1789
कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था। तो उस समय जो था ना वो बुब वंश का शासन था, बुब वंश का। तो ये याद रखना भी देखिए बड़ा ही थोड़ा सा आसान मैं करने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखिए एट, एट में दो गो ब है ना, एट को अगर हम लिखें तो दो ब में बढ़ सकता है, निश्चित रूप से बढ़ सकता है। तो 1779 को हम लोग बुब वंश, तो इसका आंसर हो जाएगा बुब वंश। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी। तो जो नेपोलियन संहिता लागू हुई थी वो हुई थी 1804 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा घ 1804। आगे बढ़ेंगे। छठा नंबर प्रश्न है, वियना सम्मेलन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी मेटरनिक ने। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता मेटरनिक ने की थी। और वियना की जो सम्मेलन था वो था कि यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था। जो भी यूरोपीय देश थे, यूरोप के जो देश थे, उनके राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 1814 से लेकर 1815 को वियना में आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया राजनेता मेटरनिक ने की थी। यानी वियना जो है ना वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है और इसी राजधानी में यह सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और वहाँ के ऑस्ट्रिया के ही जो राजनेता थे मेटरनिक, उन्होंने ही इस सम्मेलन का अध्यक्षता किया था। तो कांग्रेस इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य जो था ना वो क्या था, फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध, नेपोलियन युद्ध और पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न होने से जो मुद्दे थे और जो समस्याएं थी उन समस्याओं को हल करने के लिए ही यह वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र वियना सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुआ था। तो ये इसमें जो सम्मिलित नहीं हुआ था वो जर्मनी सम्मिलित इसमें नहीं हुआ था। बाकी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस सम्मिलित हुए थे लेकिन जर्मनी इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। आठवां प्रश्न कहता है, वियना सम्मेलन में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। तो ये प्रस्तुत की थी रूस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा क, रूस। आगे बढ़ेंगे। मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक जो था ना वही मेटरनिक जिसने वियना सम्मेलन का अध्यक्षता किया था, वही मेटरनिक। तो वो था ऑस्ट्रिया का चांसलर और ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना जहाँ पे वियना सम्मेलन हुआ था। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर था वो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क, ऑस्ट्रिया का चांसलर। 10 नंबर, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। यानी मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य आखिर क्या था। तो इसने जो व्यवस्था कर रखा था उसका उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। यानी जो पुरातन पहले से जो व्यवस्था थी उसकी पुनर्स्थापना कर देना, यही उसका उद्देश्य था। तो कहता है कि नेपोलियन को वाटरलू की पराजय के पश्चात सेंट हेलेना द्वीप निर्वासित कर दिया गया। सेंट हेलेना द्वीप से निर्वासित जब कर दिया गया, उसके पश्चात ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप की विजयी शक्तियां जो 1815 में एकत्रित हुई थी, यानी वियना सम्मेलन की बात कर रहा है। तो उसका उद्देश्य था यूरोप के उस मानचित्र को पुनर्व्यवस्थित करना जिसे नेपोलियन ने अपने युद्ध और विजयों से उलट पुलट कर दिया था। यानी जो नेपोलियन बोनापार्ट ने युद्ध के जरिए जो हिस्सा जीत लिया था दूसरे देशों का, उस को क्या कर देना, फिर पुनर्व्यवस्थित कर देना का काम इन्होंने किया था। वस्तुतः ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक नेपोलियन के विरुद्ध मोर्चा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसलिए उसी के पहल पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कांग्रेस बुलाई गई थी जो 1814 से लेकर 1815 तक वियना में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तब बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये चीज़ किसने कहा था। तो ये मेटरनिक ने ही कहा था। मेटरनिक निक को नोज से कनेक्ट करिए और छींक, सर्दी जुकाम कहाँ से आता है, नाक से ही आता है ना, नाक से ही आता है। तो सर्दी जुकाम जहाँ आवे तो मेटरनिक, निक नोज ऐसे याद रखने का आप प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेटरनिक, क, मेटरनिक। 12वां प्रश्न कहता है, कार्लसवाद
अज्ञाप्तियों द्वारा मेटरनिक ने क्या किया? तो ये जो था वो उदारवाद पर रोक लगाने का काम किया था मेटरनिक ने। ठीक है, तो उदारवाद क्या है? तो उदारवाद एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्यों को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है और जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। इसको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आ सकता है कि उदारवाद के जनक किसको माना जाता है? तो जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? उदारवाद पर रोक लगा दिया किसने? मेटरनिक ने। 13वां प्रश्न कहता है मेजनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा है? यानी मेजनी को हमारी जो सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा? ये कहा था मेटरनिक ने। ये कहा था मेटरनिक ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ग मेटरनिक। अगला प्रश्न है अब देख लेते हैं थोड़ा सा मेजनी कौन था? तो मेजनी जो था ना वो इटली में राष्ट्रवादियों का एक गुप्त दल चलाया करता था, जो कार्वेनी का एक सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था और एक साहित्यकार भी था। 1830 में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का भी प्रयास किया था। यानी इटली के राजनीति में इटली के राष्ट्रवादियों गुप्त दल कार्वेनी का सदस्य भी था और मेजनी आगे चलकर यंग इटली संस्था का भी निर्माण करता है। इटली के निर्माण में भी इसकी बहुत ही अहम भूमिका रही है। आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न कहता है यूरोप वासियों पर सबसे अधिक किस देश के साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान का प्रभाव पड़ा है? तो ये पड़ा है यूनान का, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यूनान। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न कहता है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना अभी आपने ऊपर के प्रश्न में पढ़ा, यूनान को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा यूनान से प्रभावित है तो यूनान को ही यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ यूनान। अगला प्रश्न है नावरीनो की खाड़ी युद्ध में तुर्की का साथ किस देश ने दिया था? तो नावरीनो की खाड़ी के युद्ध में तुर्की का साथ दिया था रूस ने। इसका साथ किसने दिया था? रूस ने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा घ रूस। अब थोड़ा सा नावरीनो की लड़ाई के बारे में समझ लेते हैं। तो नावरीनो की लड़ाई जो थी वो 20 अक्टूबर 1827 को हुई थी, जो ग्रीक युद्ध की स्वतंत्रता के दौरान हुई थी। यानी ग्रीक युद्ध की जो स्वतंत्रता का लड़ाई चल रहा था 1821 से 1832 के दौरान, उसी बीच में ये युद्ध हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? नावरीनो बे के पास में हुआ था, जो पेनोपल्नी प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर लड़ी गई थी। और यह एक नौसैनिक लड़ाई थी। यह एक नौसैनिक लड़ाई थी जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के सहयोगी सेनाओं ने तुर्क और मिस्र की सेनाओं को निर्णायक रूप से हराया था। यानी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एक तरफ था और तुर्क और मिस्र एक तरफ था, जिसमें तुर्क और मिस्र का हार हुआ था। आगे बढ़ेंगे। 17वां नंबर प्रश्न कहता है कि एड्रियानोपुल की संधि 1829 किसके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी तुर्की और रूस के बीच में। एड्रियानोपुल की संधि किसके बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ख तुर्की और रूस के बीच में। अगला प्रश्न है यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यानी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो पराजित हुआ था वो तुर्की हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ख तुर्की। और इसी स्वतंत्रता संग्राम के बाद इसको यूरोप का मरीज भी कहा जाने लगा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ख तुर्की। आगे बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी कस्तुतुनिया की संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न है विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो विक्टर इमैनुअल ने काउंट कावूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। किसको किया था? काउंट कावूर को। ठीक है। और विक्टर इमैनुअल जो थे वो वर्तमान इटली के जनक माने जाते हैं और उनका नाम जर्मनी के बिस्मार्क और भारत के सरदार पटेल, जैसे भारत के सरदार पटेल ने जो स्वतंत्रता के बाद भारत को एकीकृत करने का काम किया था,
उसी प्रकार जर्मनी में बिस्मार्क ने जर्मनी को एकीकृत करने का काम किया था, उसी तरह विक्टर एमेनुअल ने जर्मनी को भी, इटली को भी एकीकृत करने का काम किया था। इसीलिए इनको इटली के जनक, वर्तमान इटली के जनक के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। 21वां नंबर प्रश्न कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 की जो क्रांति हुई उसके बाद यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ। कहने का मतलब संवैधानिक राजतंत्र को अगर हम समझें तो ये एक प्रकार का राजशाही होता है, यानी उस देश का जो राजा होता है वही सब सर्वोच्च होता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ जो होती हैं वो संविधान और कानून के द्वारा सीमित रहती हैं, यानी मनमाने तरीके से वो शासन नहीं कर सकता है। जैसे ब्रिटेन की व्यवस्था देखें, वहाँ महारानी तो होती हैं, लेकिन उनके महारानी होती हैं और उस देश पे शासन करने के लिए एक संविधान बना हुआ है और उसी संविधान के अनुसार ही उस महारानी को ब्रिटेन पे शासन करना पड़ता है, यानी मनमाने तरीके से वो शासन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और 1830 के क्रांति के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कह रहा है कि 1830 में फ्रांस की जनता ने बुर्बो वंश, आपने पढ़ा था ना, फ्रांस की क्रांति के पहले किसका शासन था? बुर्बो वंश का शासन था। तो बुर्बो वंश के जो सम्राट थे चार्ल्स दसम के विरुद्ध एक सफल क्रांति हुई थी, ठीक ना, 1830 में। और वहीं से क्या होता है कि चार्ल्स दसम जो थे ना वो सिंहासन छोड़ के भाग गए और यूरोप के इतिहास में इसे जुलाई क्रांति के नाम से, यानी 1830 की जो क्रांति है उसको जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे कि जुलाई क्रांति कब हुई थी, तो 1830 को क्रांति को ही जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसको तो आपने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो अभी हमने पहले बताया आपको कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। ठीक है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की? यह भी हमने बताया था, यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। ठीक है, और एक प्रश्न और मैं बता दूं, यंग इंडिया की स्थापना महात्मा गांधी ने, यंग इटली की स्थापना मेजनी ने। यंग इटली मेजनी, यंग इंडिया महात्मा गांधी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं यंग इटली। यंग इटली जो है ना एक संस्था है, एक प्रकार की संस्था है जिसकी स्थापना 1831 में जोसेफ मेजनी ने फ्रांस के मार्सलीज नामक नगर में किया था। यानी इतना आप याद रखेंगे कि यंग इंडिया एक संस्था है जो 1831 में मेजनी के द्वारा फ्रांस में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य था जनसाधारण में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार कर इटली राष्ट्र का एकीकरण करना था। ठीक है, और 1831 में यह संस्था स्थापित होती है और मात्र 2 ही साल 1833 में यह 60,000 सदस्यों की संख्या हो गई इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 24वां नंबर प्रश्न कहता है, क्रीमिया के युद्ध में संयुक्त सेना का साथ किसने दिया था? तो क्रीमिया का युद्ध में संयुक्त सेना का जो साथ दिया था वो दिया था काबूर ने। किसने? काबूर ने, काउंट काबूर, जिसको इटली का जिसको प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक ना, तो क्रीमिया के युद्ध के बारे में जानेंगे थोड़ा सा हम लोग। तो क्रीमिया का युद्ध जो था वो काला सागर के आसपास चला था, ठीक ना, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सार्डिनिया, तुर्की ने एक तरफ और दूसरी तरफ रूस से यह लड़ाई हुई थी और इसी को इतिहास में क्रीमिया के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्रीमिया की इतिहास के सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण और अनिर्णायक युद्धों में से माना जाता है। युद्ध का कारण शववादी राष्ट्रीयता की भावना थी। इसके अतिरिक्त दूसरे तरफ तुर्की ने रूस की कस्तूनिया की ओर राज्य विस्तार की नीति के विरुद्ध युद्ध किया, किंतु बेहद खून खराबे के बाद भी नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इसीलिए इसको मूर्खतापूर्ण और अनिर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है, क्रीमिया का युद्ध। आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न कहता है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का जो गठन किया था वो गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। और ये लाल कुर्ती क्या है, थोड़ा सा इसको समझेंगे कि जो गैरिबाल्डी थे ना, तो गैरिबाल्डी के जो दोस्त थे
जो इनके संगठन के जो लोग थे वो लाल कलर का कमीज पहना करते थे, इसीलिए इनके संगठन का नाम ही पड़ गया लाल कुर्ती। आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न कहता है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक ग्रंथ संस्था का भी गठन मेजनी ने किया था। मेजनी का हमने दो संस्था यहाँ पढ़ा, एक पढ़ा यंग इटली और दूसरा फ्रेंड्स ऑफ इटली, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? मेजनी ने की थी। आगे बढ़ेंगे। नौ गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नौ गुल्फ जो आंदोलन हुआ था वो इटली में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा क, इटली। आगे बढ़ेंगे। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी वही जिसका मेजनी मेजनी भी सदस्य था, कार्बोनारी का सदस्य मेजनी भी था, वही पूछ रहा है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कार्बोनारी की स्थापना हुई थी 1810 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में। तो वही लिख रहा है 1810 ईस्वी में कार्बोनारी की स्थापना इटली के नेपल्स में की गई थी। कहाँ की गई थी? इटली के नेपल्स में। और यह एक गुप्त संस्था थी। आधुनिक इटली का जो जनक मेजनी को माना जाता है, इनका संबंध इस दल से था, ऊपर भी हमने पढ़ा। आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर प्रश्न कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध था कार्बोनारी संगठन से। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे और इनके पिता भी नाविक थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गैरिबाल्डी की थी। किसकी थी? गैरिबाल्डी की थी। इनके गैरिबाल्डी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर सबसे पहले देख लीजिए, क्या हो जाएगा? क, गैरिबाल्डी। इनका पूरा नाम है ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड, सॉरी गलती हो गई है, थोड़ा सा सुधार करेंगे हम लोग। इसका आंसर बिस्मार्क होगा। इसका आंसर बिस्मार्क होगा। इसका आंसर बिस्मार्क होगा। ख, जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो वो थी बिस्मार्क की, ठीक है। अब बिस्मार्क के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये क्या है, इनका पूरा नाम जो है ना ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क है, ठीक ना, जो जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर थे, ठीक ना, और तत्कालीन यूरोप का प्रभावी राजनेता था। वह ऑटो फॉन बिस्मार्क के नाम से अधिक प्रसिद्ध था। उसने अनेक जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित किया। वह द्वितीय जर्मन साम्राज्य का चांसलर बना। वह रियल पॉलिटिक की नीति के लिए प्रसिद्ध था, जिसके कारण लॉ चांसलर के नाम से भी जाना जाता है। यानी लॉ चांसलर, यानी याद रखिए कि लॉ और युद्ध, लॉ और रक्त और लौह की नीति जो अपनाई गई थी वो इसी बिस्मार्क के द्वारा अपनाई गई थी। 32 नंबर प्रश्न कहता है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। और लौह और रक्त और लौह की जो नीति थी, बिस्मार्क ने भाषण के दौरान ये शब्द का प्रयोग उसने किया था और बाद में इसका अभिप्राय हो गया युद्ध। यानी रक्त और लौह की नीति का मतलब हो गया क्या? युद्ध। इसका अर्थ था कि प्रसा यानी जर्मनी का एक राज्य था, जर्मनी का एक राज्य था, तो वो चाहता था कि प्रसा का जो भविष्य का निर्माण वहाँ की यानी हमारी सेना करे, न कि जर्मनी का संसद करे, ठीक ना। और रक्त और लोहे की जो नीति थी उसका अभिप्राय था युद्ध। बिस्मार्क का निश्चय था कि जर्मनी का एकीकरण कभी भी फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया को स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त जर्मनी यूरोप के शक्ति संतुलन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 33वां नंबर प्रश्न कहता है कि 39 राज्यों के जर्मन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। 34 नंबर प्रश्न कहता है बिस्मार्क प्रसा
का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना? बिस्मार्क जो था वो प्रसा का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना? तो वो बना था 1864 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ग 1864। आगे बढ़ेंगे। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? तो वो लड़े थे 3 युद्ध उसने लड़े थे, और इन तीनों युद्ध का नाम है, पहला युद्ध है डेनमार्क से युद्ध, दूसरा है प्रसा के साथ युद्ध, और तीसरा है फ्रांस और प्रसा युद्ध। ये 3 युद्ध जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने लड़े थे। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडेवा के युद्ध में फ्रांस की पराजय हो गई थी। सेडेवा के युद्ध में फ्रांस की पराजय हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडान का जो युद्ध था वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, जिसमें प्रसा की जीत हुई थी और फ्रांस की हार हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, फ्रांस और प्रसा के बीच। सेडान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सेडान का जो युद्ध था वो 1870 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, 1870। 39 नंबर प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो वो हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि क्या है। तो ये फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी ना, वो फ्रांस और प्रसा के बीच जो सूडान के युद्ध हुआ था, उसी के अंत में 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट में हस्ताक्षरित एक शांति संधि हुई थी। सीडान के युद्ध हमने पढ़ा ना, उसी युद्ध के समाप्ति के लिए ये शांति समझौता हुआ था, जिसको हम फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जानते हैं। यानी सीडान की संधि 1870 में और 1871 में उसकी संधि के लिए शांति के लिए, उस युद्ध को समाप्ति के लिए फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। आगे बढ़ेंगे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो ये जो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो इसी सीडान की युद्ध के बाद, जब फ्रैंकफर्ट की संधि होने के साथ शांति बहाल हुई, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि एकीकरण के पश्चात जर्मनी का सम्राट कौन बना? जब जर्मनी का एकीकरण हो गया सूडान युद्ध के बाद, तो उसका जो सम्राट था वो कौन बना था? तो वो बने थे विलियम प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, विलियम प्रथम। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।